नूर एक गरीब और कमजोर लड़का है जो कि सारा दिन अपनी बीमार माँ का ख्याल रखने में बिता देता है। वो उनके लिए दवाई बनाता है और उन्हें देते हुए कहता है कि ध्यान से पीना, ये गर्म है। तभी बाहर बकरियां खाने के लिए चिल्लाने लगती हैं। तो नूर कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं उन्हें चराने के लिए वैली में ले जाऊंगा। ये सुन के उसकी माँ को फिक्र हो जाती है। तो वो प्रॉमिस करता है कि वो विलेज की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। और उन्हें खांसी करता हुआ देखकर वो कहता है कि वो उनके लिए रैबिट और कुछ नट्स ले आएगा ताकि रात को वो उनके लिए रैबिट सूप बना सके। उसकी माँ उसे पास बुलाती है और उसके चेहरे को साफ करते हुए उससे माफी मांगती है कि वे बीमार होने की वजह से घर के काम में उसकी मदद नहीं कर सकती, और उससे कहती है कि उसे अपनी जिंदगी वैसे ही जीनी चाहिए जैसा कि वह चाहता है। रात को नूर रैबिट सूप बनाता है और उसे कटोरे में डाल के अपनी माँ के पास लेकर जाता है। पर जब वो उन्हें उठाता है, उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। वो घबरा जाता है और जोर जोर से उन्हें उठाने लगता है, पर उसकी माँ अब जा चुकी थी। अगले दिन वो अपनी मॉम को अपने डैड के साइड में ही दफना देता है और उन दोनों के लिए वहां फूल रख देता है। वो रोते रोते खुद को रोकता है और सोचता है कि उसकी मॉम उसे ऐसा नहीं देखना चाहती होगी। इस दिन के बाद से उसे अकेले ही खुद का पालन पोषण करना पड़ता है। वो फैमिली फार्म का ध्यान भी रखता है, खाने के लिए हंटिंग और घर का भी ख्याल रखता है। पालतू जानवरों की चीजों को मार्केट में बेचकर पैसे कमाता है, और साथ ही वो दुनिया के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई सारी बुक्स भी पढ़ता है। वो भले ही इतना सब कुछ अकेले कर सकता हो, पर वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन कुर्सी के ऊपर चढ़कर बुक निकाल रहा था, पर जैसे ही वो बुक को पकड़ता है, वो नीचे गिर जाता है। उस बुक में वो कहानियां होती हैं जो कि उसके फादर बचपन में उसे सुनाया करते थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, एक एडवेंचरर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ड्रैगन को हरा दिया था, और साथ ही एक बूढ़े सोसरर से स्पेल्स को सीखकर एक बंजर हो चुके जंगल को फिर से ठीक कर देता है। उसके डैड कहते हैं कि एक एडवेंचरर वही होता है जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा अपनी तलवार उठा लेता है। तभी नोर को अपनी माँ की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी। अगले दिन वो अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो पहली बार टाज आने वाला है और वो एक एडवेंचरर बनकर ही वापस आएगा। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। कुछ दिनों तक सफर करने के बाद नॉर एक सिटी तक पहुंच जाता है, और क्योंकि वो एक शहर में पहली बार आया था, ये सारी चीजें उसे काफी नई लग रही थी। जिसके बाद वो एडवेंचरर बनने के लिए एक गिल्ड में जाता है, पर वहां का मैनेजर भड़क जाता है और कहता है कि यह जगह बच्चों के लिए नहीं है, चले जाओ यहां से। नूर कहता है कि एडवेंचरर बने बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। वो बंदा कहता है कि इससे तुम्हारे माँ बाप को बहुत फिक्र होगी, पर नौर कहता है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। तो एडवेंचरर के पास कोई चॉइस नहीं बचती। वो कहता है कि तुम अगर एडवेंचरर बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में लेसन्स लेने होंगे। यहाँ तुम स्वर्ड या मैजिक के बारे में सीख सकते हो। इसके अलावा भी काफी सारे आर्ट्स होते हैं, जो भी तुम्हें सूट करे वो तुम्हें सीख लेना है, और उसके बाद ही तुम एडवेंचरर बन पाओगे। नौर वहां से खुश होके चला जाता है और स्वॉर्डमैन ट्रेनिंग का डिसाइड करता है, और अब सभी स्टूडेंट्स के साथ स्वॉर्ड्समैन ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है। कुछ महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी उससे कुछ नहीं होता, जबकि उसके आसपास के लोग अपनी स्वॉर्ड को फ्लेम में कवर कर करना सीख चुके थे। वहां का टीचर सर हिलाता है और वो स्टूडेंट खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो ग्रेजुएट हो चुका था। नौर प्रैक्टिस करना जारी रखता है, पर कई महीने बीतने के बावजूद भी वो कोई भी स्किल्स यूज नहीं कर सकता। टीचर कहता है कि तुम्हें स्वर्ड आर्ट मास्टर करना छोड़ देना चाहिए, इससे बस तुम अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हो। वो उससे कहता है कि तुम्हें एडवेंचरर की जगह कुछ और बन जाना चाहिए, क्योंकि इतने महीनों की ट्रेनिंग के बावजूद भी तुमने बस एक स्वर्ड अटैक को ही पैरी किया है। पर नॉर एडवेंचरर ही बनना चाहता था। तो टीचर उसके लिए दूसरा ट्रेनिंग स्कूल सजेस्ट करते हैं। एक वॉरियर ट्रेनिंग स्कूल में जाता है और स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ऐसे ही वो कई महीने ट्रेन करता है। वहां का टीचर कहता है कि तुम बहुत मेहनती हो, पर तुमने इतने महीनों की ट्रेनिंग के बावजूद भी अपने स्किल को हल्का सा ही इंप्रूव किया है। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमने इससे ज्यादा अपनी बॉडी पर जोर डाला तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इसके बाद नॉर हंटर बनने चला जाता है, पर वहां भी वह कुछ नहीं कर पाता। तो वो स्पाई बनने चला जाता है, पर हर जगह की तरह वहां भी उसका प्रॉपर्टी होता है। और जब वो मैजिक सीखने जाता है, वो एक छोटी टी सी बत्ती जलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता।
जिसके बाद वो आखिर में क्लेरिक बनने चला जाता है, जहां वो बस हल्के फुल्के जख्मों को ठीक करना सीख पाता है। पर उसके अलावा उसके बस का और कुछ नहीं था। इसके बाद वो वापस से एडवेंचरर गिल्ड में जाता है, जहां वही बंदा कहता है, तुमने हर ट्रेनिंग स्कूल में 3 महीने तक ट्रेनिंग की, लेकिन फिर भी तुमसे कुछ नहीं हो पाया। ऐसे में मैं तुम्हें एडवेंचरर नहीं बना सकता। ये सुन के नॉर दुखी होकर वहां से चला जाता है और वो वापस से अपने घर आ जाता है। वो अपने पेरेंट्स के पास आता है और वो उन्हें बताने ही वाला था कि वो कुछ नहीं कर पाए, पर तभी वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही ट्रेन करेगा और अपने ही बलबूते पे कुछ करके दिखाएगा। वो याद करता है कि उसके स्वॉट मास्टर ने उसे बताया था कि उसे एक स्किल को प्रैक्टिस करते रहना होगा जब तक कि वो उसे मास्टर नहीं कर लेता। और क्योंकि उसने पूरी ट्रेनिंग में सिर्फ पेरिस स्किल ही सीखी थी, तो वो उसी चीज की प्रैक्टिस करने लगता है। हम देखते हैं कि 1 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद वो 10 तलवारों को एक साथ पैरी करने की स्किल हासिल कर लेता है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वो एक ही स्ट्राइक में 100 S वर्ड्स को पैरी कर सकता है। पर इस दौरान वो एक भी नई स्किल और नहीं सीख पाया था। ये जानते हुए कि वो एडवेंचरर नहीं बन सकता, वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है और 10 साल बाद वो 1000 से ज्यादा स्वर्ड्स को एक ही बार में पैरी कर सकता है। लेकिन इतने समय बाद भी वो एक भी नई स्किल नहीं सीख पाया था, तो वो फिर से एडवेंचरर बनने के लिए अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलकर गिल्ड में पहुंच जाता है। लेकिन इस बार रिसेप्शनिस्ट बदल चुकी थी। वो उसे जब अपना रेज़्यूमे देता है, वो उसकी कैपेबिलिटी को देखकर कहती है कि उसे रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में जाना चाहिए। नॉर कहता है कि मुझे यह पता है और मैं पहले ही उन सभी स्कूल्स में जा चुका हूं। यह सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है। नॉर कहता है कि क्या सच में मेरे लिए यहां कोई काम नहीं है? तभी वही पुराना मैनेजर वापस आ जाता है। एडवेंचरर्स रैंक के हिसाब से बटे हुए होते हैं। एस रैंक सबसे ताकतवर होते हैं और ई रैंक सबसे कमजोर। और अगर तुम आई रैंक एडवेंचरर भी बनना चाहते हो, तो तुम्हें एक से ज्यादा स्किल्स आनी चाहिए। यह सुन के नॉर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि अब उसे हार ही माननी पड़ेगी। तभी मैनेजर कहता है कि माना कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, पर तुम फिर भी एक एडवेंचरर बन सकते हो। ई रैंक के नीचे भी एक रैंक होता है जिसे कि एफ रैंक कहा जाता है। इसके बारे में किसी ने नहीं सुना है, पर इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। तुम इसमें किसी से नहीं लड़ सकते और साथ ही सिटी में जाकर आइटम्स को नहीं कलेक्ट कर सकते। उस रैंक में बस तुम लोगों के कामों में मदद कर सकते हो। कोई बेवकूफ़ी होगा जो एक एडवेंचरर के तौर पर ये सारे काम करना चाहेगा। पर नॉर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे जल्दी से रजिस्टर कर दो। जिसके बाद मैनेजर उसे अ फ्रैंक एडवेंचरर का लाइसेंस दे देता है। ये देख के नॉर बड़ा खुश होता है। इसके बाद वे पूरे कैपिटल में लोगों के लिए छोटे मोटे काम करता है। वो कभी भारी सामान उठाता है और कभी लोगों की खोई हुई बिल्लियों को पकड़ता है और कभी कभी उसे नालियां भी साफ करनी पड़ती हैं। पर इन सब के दौरान भी वो पेरिस स्किल की प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता और वो सोचता है कि मैं हमेशा एक एडवेंचरर बनकर लोगों की मदद करना चाहता था और अब वह सपना पूरा हो चुका है। लगता है इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन नॉर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, जहां वो एक ही साथ दर्जनों बोरियां उठाकर लेकर जाता है। वहां का ठेकेदार कहता है कि उसी की वजह से उनका काम जल्दी खत्म हो पाया और उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी नॉर को एक डंजों में से एक लड़की की चीखने की आवाज आती है और वो बिना कुछ सोचे समझे केव की तरफ दौड़ने लगता है। जब वो गुफा के अंदर आता है, से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग एक छोटी बच्ची अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ऐसे मॉन्स्टर असली दुनिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। वो सभी चारों तरफ फैलकर उस पर हमला करने वाले थे, पर तभी मिनोटॉर एक ही हमले से एक नाइट को पीछे फेंक देता है। नॉर दौड़ता हुआ उस नाइट के पास जाता है, पर उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। ये देख के बाकी के नाइट्स भी उस मॉन्स्टर पर हमला करने जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर आसानी से उन सभी को हरा देता है। मॉन्स्टर उस लड़की को मारने ही वाला था कि नॉर पत्थर मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। मिनटर गुस्से में उसके पीछे भागने लगता है और जैसे ही वो अपनी सिंगों से उस पर हमला करने वाला था, नॉर उसके अटैक को पैरी कर देता है, जिससे मॉन्स्टर उड़ता हुआ बगल में जाता है। वो मिनट और फिर से खड़ा हो जाता है और अपने एक्स से उसके ऊपर हमला कर रहा था। नर उसके सभी अटैक्स को पैरी करना जारी रखता है, पर धीरे धीरे उसकी स्वॉर्ड टूटने लगती है।
ऐसा करते करते उसकी तलवार की बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, क्योंकि उसके पास कोई अटैक स्किल्स थी ही नहीं। तभी हम एक अंगूठी को चमकता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो मिनट और फिर से उस लड़की पर हमला करने जाता है। पर नॉर अपनी हल्की सी मैजिक का यूज करके उसके पास पहुंच जाता है और मॉन्स्टर के अटैक को फिर से पैरी कर देता है। पर इससे उसकी तलवार टूट जाती है। नॉर सोचता है कि भले ही मैं एडवेंचरर नहीं बन सकता, पर कम से कम इस लड़की को तो बचा ही सकता हूं। वो अपने पिता की बात याद करता है कि एडवेंचरर्स हमेशा ही अपनी तलवार से अपने दोस्तों को बचाने के लिए लड़ते हैं। मिनटर फिर से अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, पर नोर अपनी टूटी हुई स्वर्द से ही उसके अटैक को पैरी करता है, जिससे उसकी एक्स उसी की तरफ जाकर उसकी गर्दन को उड़ा देती है। इसके बाद नॉर सोचने लगता है कि उसे एक मॉन्स्टर को हराने में इतनी तकलीफ हुई, और कहाँ वो एक एडवेंचरर बनने के बारे में सोच रहा था। वो लड़की उसे थैंक यू कहती है और उसका नाम पूछती है, पर नॉर उसे अपना नाम बिना बताए ही वहां से चला जाता है। जिसके बाद उस लड़की को बचाने के लिए वहां और भी सोल्जर्स आ जाते हैं। वहीं नॉर वहां से जाते हुए सोच रहा था, मुझे यकीन नहीं होता कि इस मामूली मॉन्स्टर से भी मैं लड़ते लड़ते लगभग मर ही गया। तो वो डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा ट्रेन करेगा। इसके बाद कुछ लोग उस मॉन्स्टर की बॉडी को डंजो से हटा रहे थे, और प्रिंसेस लिन सभी सोल्जर्स की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना कर रही थी। तभी इनिस वहां दौड़ती हुई आती है और उसका हालचाल पूछती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ होना चाहिए था। पर लिन कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह मेरा ही ऑर्डर था। तब एक सोल्जर वहां आकर लिन को वापस कैसल चलने को कहता है। इसके बाद हम लिन के भाई को कासल में देखते हैं, जो कि कह रहा था कि क्या यह सच है मिनोटॉर को वहां समन किया गया था। मिनोटॉर और तो डंजो के बहुत अंदर रहते हैं। वो सोल्जर कहता है कि आप सच कह रहे हैं। इसका मतलब यह था कि किसी ने प्रिंसेस को मारने की कोशिश की है। आगे वो सोल्जर एक रिंग के बारे में बताता है, जो कि वहां उन्हें एक डेड बॉडी से मिली थी, जिसका यूज उस मिनेटर को समन करने के लिए किया गया था। उस पर लगा हुआ स्टोन काफी ज्यादा प्योर है, जो कि आसानी से कहीं नहीं मिलता। लॉर्ड रेन कहता है कि कोई भी अमीर फैमिली इसके पीछे नहीं हो सकती, क्योंकि एक मिनेटर को इस रिंग में बंद करना बहुत मुश्किल काम है। आगे वो सोल्जर बताता है कि ओकुन ने जब उस रिंग को एनालाइज किया, उस पर लगी क्रेस्ट को देखकर उन्हें पता चला कि ये रिंग किंगडम ऑफ डट्स से बिलोंग करता है। रेन ये सब सुन के ज्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि रेडसून को कमजोर करने का तरीका ढूंढता रहता है। लॉर्ड रेन कहता है कि अब हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपना क्रक यहां छोड़ा है, यानी वह चाहते थे कि हमें इस बारे में पता लगे। टस का राजा हमेशा ही उनके साथ वॉर करने की कोशिश करता रहता है, ताकि वो उनके किंगडम के डंजों ऑफ द लॉस्ट के रेलिक्स को कब्जा कर सके। रेन आगे पूछता है कि उस आदमी का क्या हुआ जिसने लेन को बचाया था। उसने ए रैंक के मॉन्स्टर को इतनी जल्दी हरा दिया और हमारे स्पाइस से भी बचकर जा चुका है। आखिर वो है कौन? वही नॉर गिल्ड मास्टर से मिलने आया हुआ है। नॉर को जिंदा देखकर वो खुश था, क्योंकि नॉर काफी दिनों बाद गिल्ड आया था। नॉर कहता है कि मुझे माफ करना, पर कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, तो उनसे बचने के लिए मुझे घर जाना पड़ा। मैनेजर कहता है कि वैसे तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि वो मॉन्स्टर तुमसे नहीं टकराया। उस मॉन्स्टर से लड़ना तो मेरे जैसे ई रैंकर के लिए भी मुश्किल होता। नॉर सोचता है कि ऐसे मॉन्स्टर भी होते हैं। शुक्र है कि कल मैं बस एक पैर से लड़ा। और वो पूछता है कि तू आगे क्या हुआ? उस मॉन्स्टर को किसी अनजान इंसान ने मार दिया। इस दुनिया में कितने ताकतवर लोग रहते हैं, इस गधे को अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि वो अनजान इंसान यही था। इसके बाद मैनेजर उसे अपने काम के पैसे दे देता है। तभी लिन वहां पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, पर मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने लॉन्ग डिटेक्शन स्किल का यूज किया। नॉर उससे पूछता है कि क्या तुम स्पाई फंक्शन से हो? लिन कहती है कि नहीं, मेरी मेन ब्रांच मैजिशियन है, पर मैं बाकी के ब्रांचेस में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लेती हूँ। उन्हें सभी लोग घूरने लगते हैं, तो लिन कहती है कि हमें बाहर जाकर बात करनी चाहिए। लिन उन दोनों पर साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट मैजिक का यूज करती है, जिससे कोई भी उन्हें देख या सुन नहीं सकता। काफी दूर आने के बाद लिन उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहती है।
और कहती है कि तुमने सिर्फ मेरी नहीं, इस किंगडम के सिटीजन्स की भी जान बचाई है। पर नॉर कहता है कि तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा अच्छी स्किल्स है, तो अगर मैं वहां ना भी आता तो तुम आसानी से उसे हरा देती। लिन कहती है कि यह सच नहीं है। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। और थैंक यू के तौर पर मेरी फैमिली तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है, पर इसके लिए नॉर मना कर देता है। लिन बार बार उसकी इच्छा पूरी करने की बात करती रहती है, पर हर बार नॉर उसे मना ही कर देता है, जिस वजह से लिन रोने लगती है और कहती है कि उसकी कोई इच्छा पूरी किए बिना वो यहां से नहीं जाएगी। ये देख के नॉर को उसका बचपन याद आता है, जब वह ऐसे ही हीलिंग मैजिक सीखने के लिए किसी के पास गया था और जिद करते करते रोने लगा था। तो हार मानकर नॉर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे फादर से मिलने चलूंगा, पर मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। जब नॉर उसके घर के बाहर पहुंचता है, वो उसके आलीशान बंगले को देखकर हैरान था। अंदर जाते जाते वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, और उस आलीशान से घर को देखकर नॉर कह रहा था कि ये जरूर कोई नोबल होगी। तभी उनके सामने इनेस आ जाती है और पूछने पर लिन उसे बताती है कि ये उसका गेस्ट है, जिसने कि उसे पिछली रात बचाया था। इसके बाद वो तीनों मिलकर लिन के फादर के पास जा रहे थे, पर रास्ते में उन्हें गिलबर्ट मिलता है और वो भी नीचे उतरकर नॉर के बारे में पूछता है। इनेस उसे बताती है कि लेडी लिन को इसी ने बचाया था। गिलबर्ट कहता है कि तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम किसी को बचाने के लायक हो। इनसे उससे कहती है कि इसकी इज्जत करो और अपने साथ चलने को कहती है। आगे हम किंग क्लाउस को देखते हैं, जो कि प्रिंस के साथ डेरिटस किंगडम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रेन कहता है कि उन्होंने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो हमारे किंगडम के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते। अगर हमने इसे भी इग्नोर कर दिया तो यह हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी लिन उन सभी के साथ वहां पहुंच जाती है और लिन बताती है कि उसे उस रात बचाने वाला नॉर ही था। नॉर कहता है कि मुझे मेरे कपड़ों के लिए माफ करना, वो लिन मुझे जल्दी जल्दी में यहां ले आई, और मैं कोई नोबल नहीं हूं तो मुझे मैनर्स नहीं पता है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ कर देना। किंग कहता है कि तुम इन सब चीजों की फिक्र मत करो, मैं तो बस तुम्हें मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद कहना चाहता था। राजा ने कहा। वह आगे बोला, जो भी तुम मांगोगे, अगर वह मेरी शक्ति के भीतर हुआ तो मैं तुम्हें वह जरूर दूंगा। लेकिन नॉर ने कोई भी इनाम लेने से मना कर दिया। राजा ने फिर कहा, अगर तुम्हें जमीन और पैसा नहीं चाहिए तो क्यों ना तुम डंजों का खजाना ले जाओ। हमारे साम्राज्य में एक बहुत पुराना डंजन है जहां वह खजाना मिलता है जिससे तुम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका आधा हिस्सा दे सकता हूं। पर नॉर ने इसके लिए भी मना कर दिया। तब राजा ने अपने सिंहासन के पीछे से एक तलवार निकाली और कहा, तो कम से कम इसे स्वीकार कर लो। अब मैं युद्ध में जाने योग्य नहीं हूं और यह मेरे पास बस सजावट के लिए पड़ी है। बेहतर होगा कि तुम इसे रख लो। जैसे ही नॉर ने तलवार पकड़ी, उसे यह बहुत भारी महसूस हुई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। राजा मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यह बस मुझे यात्रा के दौरान मिल गई थी। यह सुनकर नॉर ने तलवार लेने के लिए हामी भर दी। राजा ने उसे तलवार आजमाने के लिए कहा। नॉर ने अपने हाथों में फिजिकल एनहांसमेंट एक्टिवेट किया और हल्का सा स्विंग किया, लेकिन तलवार के झटके से एक जबरदस्त शॉक वेव उत्पन्न हुई, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। नॉर ने कहा, यह तलवार थोड़ी भारी है, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा। राजा हंस पड़े क्योंकि नॉर ने इतनी भारी तलवार को सिर्फ एक हाथ से झुका दिया था। इसके बाद राजा चाहता था कि नॉर उनकी बेटी को ट्रेन करे, क्योंकि उनके साम्राज्य पर खतरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन नॉर ने विनम्रता से मना कर दिया और वहां से चला गया। नॉर सोच रहा था, इस तलवार का भार मेरी ट्रेनिंग के लिए एकदम सही है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि यह तलवार काफी महत्वपूर्ण है। एक मिनट, इसका आकार तो किसी नाली जैसा है, इससे तो मैं उसे आसानी से साफ कर सकता हूं। तभी इन्निस वहां पहुंच जाती है। वह कहती है कि उसे नॉर से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रिंसेस लिन के रक्षक को इतनी बुरी तरह ट्रीट किया। नॉर जवाब देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इनिस खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम इनिस है
और मैं वॉरियर कॉर्प्स की वाइस कैप्टन हूं। बचपन से ही मुझे डिवाइन शील्ड के नाम से जाना जाता है। प्रिंसेस लिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। वह आगे कहती है, लिन की जिंदगी मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है और उसे बचाकर तुमने मेरी भी जान बचाई है। इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से आभार व्यक्त करती हूं। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेहिचक मुझसे कहना। नॉर सोचता है, बड़े लोग हर चीज को कितना बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, लेकिन वह यह भी समझता है कि इनकार करना शायद सही नहीं होगा। इसलिए वह कहता है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर बताऊंगा। इतना सुनते ही इनिस अचानक उसे डांटने लगती है। सभी लोगों के साथ इतनी फ्रेंडली होकर बात मत किया करो। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद अचानक वह फिर से शांत हो जाती है और उसका नाम पूछती है। जब नॉर अपना नाम बताता है तो वह हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। उसके जाते ही गिलबर्ट वहां पहुंच जाता है और कहता है, चलो मेरे साथ चलो। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर तुम कितने ताकतवर हो। इसके बाद गिलबर्ट नॉर को ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है, जहां वह उसे लड़ने के लिए कहता है। नॉर सोचता है, ट्रेनिंग स्कूल के बाद मैंने किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं की। यह अपने सीनियर से कुछ नया सीखने का अच्छा मौका है। फिर दोनों एरिना में उतरते हैं। नॉर को देखकर सभी सैनिक कहते हैं, यह कौन पागल है जिसने कैप्टन गिलबर्ट को चुनौती दे दी? इसे मरना है क्या? गिलबर्ट नॉर पर हमला करना शुरू करता है, लेकिन नॉर बड़ी आसानी से उसके सभी हमलों को डॉज कर रहा था। नॉर सोचता है, गिलबर्ट के मूवमेंट्स बहुत स्मूथ हैं, लेकिन यह सब मेरे लिए बहुत स्लो लग रहा है। हो सकता है वे अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा हो। नॉर लड़ाई रोक कर कहता है, मुझे पता है कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मेरी चिंता मत करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ो। गिलबर्ट को एहसास होता है कि वह अनजाने में खुद को रोक रहा था। इसके बाद वह और तेज गति से हमला करने लगता है, लेकिन नॉर इस बार भी उसके हर हमले को डॉज कर लेता है। नॉर सोचता है, गिलबर्ट पहले से ज्यादा तेज है, लेकिन जब भी मैं उसके हमले को डॉज करता हूं, वह पूरी तरह से डिफेंसलेस हो जाता है। शायद यह किसी तरह का ट्रैप है। वहीं गिलबर्ट सोच में पड़ जाता है, आखिर मेरा भाला उसे छू तक क्यों नहीं पा रहा? गिलबर्ट अपने भाले का एंगल बदलकर अचानक हमला करता है, लेकिन नॉर उसे भी आसानी से डॉज कर लेता है। नॉर कहता है, यह बहुत स्लो है, तुम चाहो तो और तेज हो सकते हो। यह सुनकर गिलबर्ट के माथे पर पसीना आ जाता है। नॉर को समझ में आ जाता है कि गिलबर्ट सच में अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, तो मेरी ट्रेनिंग आखिरकार काम आ रही है, नॉर सोचता है। फिर गिलबर्ट अपना सबसे शक्तिशाली हमला करता है, लेकिन नॉर उसे भी अंतिम क्षण में डॉज कर लेता है। गिलबर्ट खुद को हार मानकर चला जाता है। वहीं बाकी सभी लोग हैरान थे कि गिलबर्ट के सबसे पावरफुल हमले को नॉर ने इतनी आसानी से कैसे डॉज कर लिया। उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। गिलबर्ट खुद सोचता है, जब मैंने पहली बार अपने भाले को उठाया था, तभी गिलबर्ट को एहसास हो गया था कि वह टैलेंटेड है। इसलिए वह अलग अलग लोगों से लड़ता रहा और अपनी स्किल्स को सुधारता रहा। धीरे धीरे वह इतना ताकतवर हो गया कि उसे कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं जो उसके सामने टिक सके। उसने राजधानी में भी सभी ताकतवर योद्धाओं को हरा दिया था और अब उसके लिए हर चीज बोरिंग हो चुकी थी। इसीलिए वह नए प्रतिद्वंद्वियों की तलाश में बाहर चला गया, लेकिन वहां भी उसे कोई उपयुक्त विरोधी नहीं मिला। गांव के मुखिया ने उसे बताया कि राजधानी मजबूत योद्धाओं की भर्ती कर रही है, तो गिलबर्ट वापस राजधानी लौट आया और अकेले ही राक्षसों का शिकार करने लगा। जब भी उसे पता चलता कि कोई ताकतवर योद्धा सेना में भर्ती हो रहा है, वह उसे द्वंद्व के लिए चुनौती देता, लेकिन उन सभी को बड़ी आसानी से हरा देता। फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ना चाहता था जो उसके लिए एक वास्तविक चुनौती बन सके। वह इतना ऊब चुका था कि उसे लगने लगा कि कहीं वह पागल ना हो जाए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतने कमजोर लोगों से घिरा हुआ था।
एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा ऊब रहा था, तो एक तलवार विशेषज्ञ उसके पास आया। उसने गिलबर्ट से कहा कि उसे इनिस से लड़ना चाहिए। गिलबर्ट ने उत्तर दिया, वह मजबूत है, लेकिन मैं फिर भी जीत जाऊंगा। वर्तमान में गिलबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नॉर किस तरह का इंसान है। उसने किसी भी तरह का इनाम लेने से इनकार कर दिया और ऊपर से राजा से इतनी सहजता से बात कर रहा था। गिलबर्ट को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि नॉर किसी मेंटर को हरा सकता है, लेकिन उनकी मॉक बैटल के बाद उसे अब नॉर की क्षमताओं पर भरोसा होने लगा था। वह पूरी तरह आश्वस्त था कि उसकी अंतिम क्षमता, अल्टीमेट एबिलिटी, नॉर को हरा देगी। लेकिन वह तो उसे छू भी नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नॉर ने हमले को कैसे चकमा दिया। जब वह हार मानने ही वाला था, तो नॉर ने पहले ही हार स्वीकार कर ली। गिलबर्ट को समझ नहीं आया कि उसने लड़ाई छोड़ क्यों दी और उसे लड़ते रहने का आग्रह क्यों कर रहा था। लेकिन नॉर नहीं माना। जब नॉर वहां से चला गया, तो गिलबर्ट को जमीन पर कई गड्ढे दिखे, जो नॉर की तेजी और ताकत के प्रमाण थे। अब उसे लगने लगा कि राजधानी में चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। घर जाते वक्त नॉर सोच रहा था, मैं खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, लेकिन जब गिलबर्ट ने अपना अल्टीमेट हमला किया, तब मैंने फिजिकल एनहांसमेंट और फेदर स्टेप का उपयोग करके खुद को वहां से हटा लिया। लेकिन अगर गिलबर्ट अपनी पूरी ताकत से लड़ता, तो शायद मैं ऐसा नहीं कर पाता। वह मन ही मन गिलबर्ट का शुक्रिया अदा करता है कि उसने खुद को नियंत्रित रखते हुए भी उसे अपनी असली क्षमता दिखा दी, वरना वह खुद को कितना ज्यादा ताकतवर समझने लगता। इस अनुभव के बाद नॉर ने फैसला किया कि वह और ज्यादा ट्रेनिंग करेगा। अगले दिन नॉर उसी तलवार का उपयोग करके नाली साफ कर रहा था। वह देखकर हैरान रह गया कि तलवार कितनी आसानी से सफाई कर रही थी। यह देखकर वहां खड़े लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। इसके बाद और भी लोग उसे नाली साफ करने के लिए काम देने लगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो चुकी थी, जिससे उसे चिंता होने लगी कि अगर ऐसे ही काम बंद होते गए तो वह पैसे नहीं कमा पाएगा। इसीलिए वह बैठकर अपनी तलवार को अलग अलग तरीकों से उपयोग करने के बारे में सोचने लगा, जिससे वह गांव वालों की मदद भी कर सके और पैसे भी कमा सके। लेकिन उसे इस तरह के कामों का कोई अनुभव नहीं था, जिससे वह निराश हो गया। उसे महसूस हुआ कि इतने सालों तक विभिन्न ट्रेनिंग स्कूलों में जाने के बावजूद वह कोई अतिरिक्त कौशल नहीं सीख पाया। तभी वहां लिन आती है। नॉर को इनिस की धमकी याद आती है, इसलिए वह बड़े ही औपचारिक तरीके से उसका अभिवादन करता है और पूछता है कि वह वहां क्यों आई है। लिन चाहती थी कि नॉर उसे अपने सहायक, असिस्टेंट के रूप में रख ले। वह बस एक प्रशिक्षु अप्रेंटिस की तरह उसके साथ रहना चाहती थी और वादा करती थी कि वह उसे कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन नॉर तुरंत मना कर देता है। लिन कहती है कि वह उसे अच्छे से सहायता कर सकती है, भले ही वह दिखने में भोली लगे, लेकिन उसने हर ट्रेनिंग स्कूल में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे। नॉर जवाब देता है, यह बात नहीं है, मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता और मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूं। लेकिन लिन जिद करने लगती है। जब नॉर बार बार मना करता है, तो वह खुद पर बर्फ का हमला करके दिखाती है और फिर आग बनाकर उसे पिघला देती है। इसके बाद वह एक छोटे चाकू से पीछे खड़े एक बड़े पेड़ को काट देती है। फिर वह अपनी तलवार निकालती है और डिवाइन स्लैश का उपयोग करती है, जो अनडेड प्राणियों के खिलाफ बहुत प्रभावी होता है। लिन अपनी अन्य शक्तियां भी दिखाना चाहती थी, लेकिन नॉर उसे रोक देता है और पूछता है कि आखिर वह उसकी प्रशिक्षु बनने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है। उसे लगता था कि लिन को कोई गलतफहमी हो गई है कि वह उसे किसी तरह मार्गदर्शन दे सकता है। नॉर कहता है, अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता। लेकिन फिर भी लिन नहीं मानती। वह कहती है कि भले ही वह नॉर जितनी ताकतवर ना हो, लेकिन वह किसी ना किसी तरह उसकी मदद तो कर ही सकती है। यह सुनकर नॉर तय करता है कि उसे साबित करना ही पड़ेगा कि वह कितना बेकार नल्ला है। वह अपनी छोटी सी आग की लपट फ्लेम दिखाता है। यह देखकर लिन चौंक जाती है।
इसके बाद वह वहां से चली जाती है और याद करती है कि ट्रेनिंग स्कूल के प्रशिक्षकों ने एक प्रतिभाहीन टैलेंटलेस छात्र के बारे में बताया था, लेकिन सभी को लगा था कि यह बस एक कहानी है, क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनिंग बेहद कठिन होती थी। इतनी कठिन कि बड़े बड़े योद्धा भी 3 दिन में हार मान लेते थे। आखिर 12 साल के बच्चे ने सभी ट्रेनिंग स्कूल्स की ट्रेनिंग पूरी कैसे कर ली? वो भी इन सारी चीजों को कहानियां ही मानती थी। पर नॉर से मिलने के बाद उसकी सोच बदल चुकी है। लिन याद करती है कि ओकुन ने उसे भी अपनी टाइनी फ्लेम दिखाई थी, जो पहले से थोड़ी बड़ी थी। ओकुन कहता है कि उसने 2 सालों तक प्रैक्टिस करके यह स्किल सीखी है, इसलिए उसकी टाइनी फ्लेम एवरेज से बड़ी है। वो भी अपना टाइनी फ्लेम मैजिक इस्तेमाल करती है और सोचती है कि क्या वह कभी इसे बड़ा बना पाएगी। वह याद करती है जब नॉर ने अपना टाइनी फ्लेम इस्तेमाल किया था, वह ओकुन की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा था, जबकि ओकुन ने इतने साल ट्रेनिंग की है जितने साल नॉर की उम्र भी नहीं है। नॉर उससे कहता है कि उसके बाकी के स्किल्स भी इसी तरह लो लेवल हैं और इसलिए वह उसे अपने अप्रेंटिस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लीन को लगता है कि उसके बाकी के स्किल्स भी बहुत हाई लेवल होंगे और उसे अब अपनी छोटी मोटी स्किल्स को शो ऑफ करने के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि नॉर ने मीनाटोर को हराने के बाद भी कोई शो ऑफ नहीं किया था, बल्कि वह अपनी पूरी ताकत से लोगों की मदद करता रहा। वह शरीर और दिमाग दोनों से ही मजबूत है। एक दिन मेरा भाई और मैं इस किंगडम को लीड करेंगे और मुझे मेरे भाई की मदद करनी होगी, इसलिए मुझे अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ानी होगी। जब तक वह मुझे अपने अप्रेंटिस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर लेते, मैं उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलती रहूंगी। लिन को यकीन था कि जिस जवाब को हाउस ऑफ क्ले ढूंढ रहा है, वह उन्हें उसी इंसान से मिलेगा।